जैसे अल्फाबेटिकल का मतलब ये हुआ कि जो लेटर पहले आता है, तो आप देखेंगे 1 to 10 में 8 का जो फर्स्ट लेटर है ई, वो सबसे पहले आता है। तो ई से 8 हुआ, ई के बाद एफ आएगा, एफ से 4, फिर एफ से 5, और एफ के बाद आएगा एन, एन से 9, और एन के बाद ओ, ओ से 1। क्योंकि बाकी के जो लेटर है, 2 हो, 3 हो, 6 हो, 7 हो, ये 10 हो, ये सब एस और टी से है, जो कि इन लेटर के बाद आते हैं। ये गेम खेलने का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ये है कि आप देखेंगे कि पहला सीरीज आया एकदम हल्का, दूसरा सीरीज आया थोड़ा सा मुश्किल, और तीसरा सीरीज आया बहुत ही मुश्किल, जो आपने या हमने उम्मीद नहीं की थी। इसको हम लोग जोल्ट कहते हैं। मतलब अगला कौन सा सिचुएशन आएगा, ये हमें आपको मालूम नहीं है। तो जिस तरीके से गेम में जोल्ट होता है, उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी जोल्ट होता है। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, कल कौन सी परिस्थिति आएगी, नोबडी नोज। अब उस बदली हुई परिस्थिति में कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं आपको कुछ क्लू दूंगा, आपको उस व्यक्ति का नाम मुझे बताना है। एक महान व्यक्ति हिंदुस्तान का, छोटे से गांव में रहता था। उस गांव में किसी भी व्यक्ति ने हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं किया, घर में भी किसी ने नहीं किया, केरोसिन लैंप में पढ़ा करते थे। उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, सही। नेक्स्ट, छोटे से शहर में रहता था, उसको फुटबॉल से प्रेम था। छोटी गेंद से खेलने का उसका मन नहीं करता था। उसके फादर चाहते थे कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग जाए और उसका जीवन ठीक से चले। एक क्रिकेट प्लेयर था इंडिया का। MS धोनी। MS धोनी। सही सही बताया आपने। लास्ट, क्रिकेट का खिलाड़ी है। इसके 3 सौतेले भाई बहन थे। इसके अंकल ने शतरंज के ऊपर एक किताब लिखी, और इसके फैमिली के कई मेंबर शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और इसने जब अपनी पहली सेंचुरी बनाई, तो दूसरे से बल्ला उधार लेकर के बनाया। क्रिकेट का इंडिया का ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर रहा, बैट्समैन था, मुंबई का रहने वाला था। गावस्कर। नहीं, ऑल टाइम बैट्स, ऑल टाइम, अभी रिसेंट प्लेयर था वो, अभी सचिन तेंदुलकर। हाँ, सचिन तेंदुलकर, सही पहचान। अभी देखिए, ये 3 लोगों का आपने नाम पहचाना। इन 3 लोगों के लाइफ में काफी जोल्ट आए, ऊपर नीचे चला, परिस्थिति अच्छी नहीं थी, बुरी थी, लेकिन इन्होंने कभी भी ब्लेम, कंप्लेन, एक्सक्यूज का सहारा नहीं लिया। इनका एक ही प्रिंसिपल था कि हमें नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो एक्सक्यूज की ट्रेन में सवार होना है, क्योंकि यही ट्रेन हमें सफलता के मंजिल तक पहुंचाती है। हमारे गायत्री परिवार के आदरणीय भैया डॉक्टर चिन्मय पांड्या भैया एक कहानी, एक सच्ची घटना सुनाते हैं। जब वो यूके में थे, तो एक 27 साल का लड़का एक दिन रात में उनके पास आया, और उसके शरीर में 25 से ज्यादा छेद हो गए थे, और वो व्यक्ति काफी ज्यादा व्यसन से ग्रसित हो गया था, और इतना ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो गया था कि उसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि जिस बीमारी में उसको लगता था कि उसके हाथ पे पैर के ऊपर छोटे छोटे इंसान चल रहे हैं, और वो इंसुलिन के सिरिंज से उस इंसान को निकालने की कोशिश करता था, और इस कारण से उसके शरीर में होल हो जाता था। आदरणीय भैया बताते हैं कि वो 4-5 दिन उनके पास आया। एक दिन भैया ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, क्या कारण है, हु इज रिस्पॉन्सिबल।
उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी इस दशा के लिए मेरे फादर रिस्पॉन्सिबल हैं। वो फादर को ब्लेम कर रहा था। आदरणीय भैया ने कहा, भाई फादर को ब्लेम नहीं कर सकते तुम, फिर भी चलो मैं मान लेता हूं कि तुम्हारे फादर की कोई गलती रही होगी, पूरी बात बताओ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं उस फादर का बेटा हूं जिसका लंदन में 3rd टॉलेस्ट टावर है, और जब मैं 13 साल का था तो मेरे फादर ने मुझे हेलीकॉप्टर दे दिया। जब मैं 15 साल का था तो मुझे 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी, कीमती गाड़ियां। और जब मैं 18 साल का हुआ तो मुझे एक कंपनी का ऑनर बना दिया। अब आप बताइए कि मेरे पास पाने के लिए बचा क्या था? मेरे पास तो सब कुछ आ गया, मेरे लाइफ का कुछ उद्देश्य नहीं बचा, और खोने का डर हमेशा था कि कहीं ये जो चीजें मिली है हाथ से निकल ना जाए। तो मेरे पास कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं था, तो मैं ये व्यसन के चक्कर में फंस गया, और इसका सारा का सारा दोष मेरे पिताजी का है। तो आदरणीय भैया ने उसको समझाया कि चलो मान भी ले कि थोड़ा बहुत दोष तुम्हारे पिताजी का है, लेकिन बेटा एक बात बताओ कि ये जीवन किसका है? ये जीवन तो तुम्हारा है। तुम जीवन भर अपने पिताजी को ब्लेम करके तो नहीं जी सकते हो। तो आदरणीय भैया बताते हैं कि उसके बाद वो हॉस्पिटल तो नहीं आया, लेकिन 3 महीने के बाद उसका एक कार्ड आया अफ्रीका से, और उस कार्ड में लिखा था कि आपकी बात मेरे दिल के गहराई तक चली गई, और मैं वर्ल्ड टूर पे निकल गया। और वर्ल्ड टूर करते करते मैं हिंदुस्तान के एक शहर में पहुंचा, और मैंने देखा कि एक किसान पसीने से लथपथ है, और उसके बाद वो खाना खाने बैठा है और बहुत खुश है। तो मेरा जो बीच का मीडिएटर था, क्योंकि मुझे तो हिंदी आती नहीं थी, उसको मैंने कहा कि अरे ये किसान से पूछ, इसके पास तो कुछ है नहीं, ये खुश क्यों है? तो उसने पूछा किसान से, अरे भाई तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू खुश क्यों है? तो किसान ने कहा, किसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है? मेरे पास मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। उस व्यक्ति ने लिखा कि मैंने जैसे ही सुना, मैंने टिकट लिया और मैं नेक्स्ट डे लंदन पहुंच गया, और अपने पिताजी से गले लग गया, और 4 घंटे तक मैं और पिताजी रोते रहे। और इस दिन मुझे एहसास हुआ कि खुश रहना आसान है, और आज मैं पहले से बेहतर हूँ, और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। तो आप देखिए, कुछ लोग हैं जो जीवन में नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो एक्सक्यूज के फॉर्मूले को अपनाते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास सब कुछ था, और वो ब्लेम के फॉर्मूले को अपना करके अपना जीवन बर्बाद करता। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि ऑल पावर ऑफ यूनिवर्स इज आवर्स, ऑल पावर ऑफ यूनिवर्स इज आवर्स। भगवान ने जो भी शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में बनाई है, वो हमारे लिए बनाई। और हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे कि भगवान ने वह शक्ति सबको मुक्त हाथों से प्रदान की है जिसके सहारे हम उन्नति कर सके। लेकिन कई बार हम दूसरों को सुखी देखकर परमात्मा के न्याय पर उंगली उठाते हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उन सुखी लोगों ने जिस परिश्रम से काम किए हैं, क्या वो परिश्रम हमारे अंदर है? ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ऐसा हमारे गुरुदेव का कहना है। और स्वामी विवेकानंद जी एक कहानी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि एक शेरनी थी, वो गर्भवती थी और कहीं जा रही थी। एकाएक किसी शिकारी ने एक तीर चलाया और शेरनी भागने लगी, लेकिन कुछ दूर जा करके उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद वो इस दुनिया से चली गई। उधर से एक हिरणों का झुंड जा रहा था। वो हिरण लोगों ने देखा कि एक शेर का बच्चा पड़ा है, अपने साथ ले गए और हिरण की तरफ पालने लगे। और वो शेर का बच्चा भी अपने को हिरण समझने लगा, क्योंकि हिरण के साथ रहता था। एक दिन एक शेर जो है वो दहाड़ा, और उसके बाद हिरणों के पीछे भागा। हिरण भागे और हिरणों के साथ ये शेर भी भागा। उस शेर ने हिरणों को तो छोड़ दिया और इस शेर के बच्चे को पकड़ा। बोला, अरे तू किधर जा रहा है, रुक, तू तो शेर का बच्चा है। वो बोला, नहीं साहब मुझे छोड़ दो, मैं शेर नहीं हूं, मैं तो हिरण हूं, मुझे मत खाओ।
वो शेर ने उस शेर के बच्चे को पकड़ के ले गया नदी किनारे और अपना चेहरा और उसका चेहरा दिखाया। अब बोला देख मेरा चेहरा तेरा चेहरा एक है, मैं शेर तू शेर। और उस शेर ने दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ को सुन करके बच्चे ने भी दहाड़ लगाई और बच्चे ने फिर स्वीकार किया कि मैं शेर। तो विवेकानंद जी ये बताया करते थे कि भगवान ने तो हमें शेर बना करके भेजा है, लेकिन हम इस समाज में, इस संसार में हिरणों के बीच में रह करके अपने आप को हिरण समझ बैठते और इस कारण हम अपना विकास नहीं कर पाते। जबकि हजारों उदाहरण है कि लोगों ने नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो एक्सक्यूज के को छोड़ करके और ये देखा कि हम क्या जीवन में कर सकते हैं और उसको अपनाया। क्योंकि ब्लेम इज अ ब्रेक, बी फॉर ब्लेम, बी फॉर ब्रेक। आप जैसे ही किसी पर ब्लेम करते हैं तो आपका ब्रेन कहता है कि भाई अपनी असफलता के लिए हम तो जिम्मेवार नहीं है, ये व्यक्ति जिम्मेवार है। अब ये व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढे और मुझे सफल बनाए। और जैसे ही आप किसी को ब्लेम नहीं करते हैं तो आप अपने ब्रेन से पूछते हैं कि भाई मुझे सफल होने के लिए क्या करना है, तो आपका ब्रेन आपको बताता है ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आप उस रास्ते पर चलते हैं। आइए हम आपको कुछ आज रियल स्टोरीज सुनाते हैं। लंबी लंबी स्टोरीज नहीं है, एक एक मिनट की स्टोरीज होगी। टेरी फॉक्स कनाडा का रहने वाला था, उम्र 20 साल। अभी तो बेचारा जवान था, कैंसर हो गया और कैंसर भी ऐसा पूरे शरीर में फैल गया, हड्डी तक फैल गया। डॉक्टर ने कहा एक पैर काटना पड़ेगा। एक पैर काट दिया और बोला कि तुम अब कुछ महीनों तक ही जीवित रह पाओगे। अब देखिए टेरी फॉक्स, उसने किसी को ब्लेम नहीं किया। उसने सोचा कि मेरे पास जो भी समय है, इस समय में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सदुपयोग कर सकता हूँ। उसने सोचा कि मैं तो जीवित नहीं रहूंगा कैंसर के कारण, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कैंसर का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है, तो मैं उनकी मदद के लिए कुछ करूं। तो उसने ऐलान किया कि मैं एक पैर पे दौड़ूंगा और अगर मैं 1 किलोमीटर दौड़ूं तो आप $100 ये कैंसर के इलाज के लिए जो संस्था है यहाँ पर डोनेशन देना। अब आप देखिए वो 143 डेज एक पैर के ऊपर दौड़ा, कोई ब्लेम नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, और 5272 किलोमीटर दौड़ा और $200 मिलियन इकट्ठा किया। अगर वो ब्लेम, कंप्लेन और एक्सक्यूज के पिंजरे में बंधा रहता, जैसे कि तोता बंधा रहता है, तो वो ये काम कर पाता? नहीं कर पाता। ऑस्ट्रेलिया के जेम्स हैरिसन, उनको ऑस्ट्रेलिया का वो पुरस्कार मिला जो 10 साल में एक बार मिलता है। पढ़े लिखे कितना? फोर्थ तक पढ़े हुए, मजदूर है। 13 साल की उम्र थी, साइकिल से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल के आईसीयू में पहुंच गए बेचारे। 3 महीने तक आईसीयू में रहे, 14 लोगों ने ब्लड दिया तो जीवन बचा। हॉस्पिटल से बाहर आए तो ये निर्णय लिया कि 14 लोगों के ब्लड देने के कारण जो जीवन मुझे मिला है, मैं भी जैसे ही 18 साल का हो जाऊंगा, 18 साल एक लीगल एज होता है, उसके बाद ब्लड डोनेशन में, वैसे ही मैं ब्लड डोनेट करूंगा। 18 साल हुआ, पहुंच गए हॉस्पिटल। ब्लड लेने के पहले ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट हुआ तो लोगों ने देखा, डॉक्टर ने, कि इसके ब्लड में प्लाज्मा इस क्वालिटी का है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं कि अगर इसके ब्लड को हम उन बच्चों को दें, एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, उस बीमारी में दें, तो वे बच्चों का जीवन बच सकता है। बस क्या था, ये जेम्स हैरिसन लग गए ब्लड देने में और 18 साल से लेके 73 साल तक के एज के बीच में 1000 लीटर ब्लड दे दिया और इनके ब्लड के कारण 20 लाख बच्चों का जीवन प्रभावित हुआ। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही बच्चों का नहीं, 34 कंट्री के बच्चों का। इनके बदले कोई दूसरा व्यक्ति होता, कहता कि साहब मैं ऑस्ट्रेलिया के बच्चे के लिए तो दे दूंगा, मुझे बाकी के कंट्री के बच्चे के लिए क्या जरूरत है, मैं क्यों दूं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुझे करना है, करना है। नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो एक्सक्यूज के फॉर्मूले को अपनाएं। मलाला, आप नाम जानते हैं, मलाला पाकिस्तान की रहने वाली थी, 12 साल उम्र था, एक
टेलीविजन में इंटरव्यू दे दिया, तालिबानियों की क्या औकात की लड़कियों को पढ़ने से रोक दे। तालिबानी लोग नाराज हो गए। एक तालिबानी इसके बस में घुस गया, पूछा कौन है मलाला। कोई दूसरी बच्ची होती तो अपना नाम न बताती, इसने कहा मैं हूं मलाला। उस व्यक्ति ने 3 गोली चला दी, हॉस्पिटल पहुंच गई, बच गई, नोबेल पीस पुरस्कार मिला इतनी कम उम्र में। इसने ब्लेम नहीं किया कि तालिबानी पढ़ने नहीं देते हैं, सरकार कुछ नहीं करती, ये समस्या है वो समस्या है। इसने नो ब्लेम नो कंप्लेन नो एक्सक्यूज के फॉर्मूले को अपनाया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। बापू को आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी को अफ्रीका में थे, फर्स्ट क्लास का टिकट था, फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे, अंग्रेजों ने बाहर निकाल दिया। बापू ने कहा अरे भाई मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मुझे बैठने दो। अंग्रेजों ने कहा नहीं तुम नहीं बैठ सकते। बापू ने कहा ठीक है, तुमने मुझे डब्बे से निकाला है, मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा। और आप जानते हैं महात्मा गांधी जी ने उन्हीं देशवासियों से देश को आजाद करा दिया, उन्हीं भारतीयों से जिन भारतीयों को कमजोर समझा जाता था। और एक छोटी सी घटना है उनकी, नो ब्लेम नो कंप्लेन नो एक्सक्यूज की। पटना के सदाकत आश्रम में बैठे थे, चंपारण जाना था नमक आंदोलन में। लोगों ने कहा बापू चंपारण मत जाओ, इधर बहुत झमेला है, दिक्कत है। बापू ने किसी का जवाब नहीं दिया, उठे चल दिए, बोले मैं तो जा रहा हूं। नो ब्लेम नो कंप्लेन नो एक्सक्यूज। और उस हॉल में उस समय 17 लोग बैठे थे, वो 17 लोग उनके पीछे पीछे चल दिए और उन 17 को देख करके बाकी के लोग चल दिए। तो ये फॉर्मूला जिन्होंने अपनाया वो आगे बढ़े। दशरथ मांझी, आपने नाम सुना होगा, बिहार के थे दशरथ मांझी, एक गांव में रहते थे। पत्नी गर्भवती थी, लेबर पेन हुआ, रास्ता लंबा था अस्पताल का, पहुंच नहीं पाए, पत्नी ने दम तोड़ दिया। किसी को कंप्लेन नहीं किया, कोई ब्लेम नहीं, कुछ नहीं किया। एक छेनी हथौड़ी लिया और 55 किलोमीटर लंबे पहाड़ को 22 साल में तोड़ दिया, अकेले व्यक्ति ने छेनी हथौड़ी। कैसे तोड़ पाए? वही फॉर्मूला, नो ब्लेम नो कंप्लेन नो एक्सक्यूज। मेरी पत्नी दुनिया से चली गई, इसलिए चली गई कि गांव और हॉस्पिटल के बीच का रास्ता लंबा है और उसका कारण ये पहाड़ है। मैं इस पहाड़ के बीच से रास्ता बना दूंगा। मेरे पास छेनी हथौड़ी है, मैं छेनी हथौड़ी से ही कोशिश करूंगा। 22 साल तक एक व्यक्ति उसी छेनी हथौड़ी को चलाता रहा और 55 किलोमीटर के पहाड़ को तोड़ दिया। पुणे में एक श्रीपाल जी रहते हैं, ये भी सच्ची कहानी। इचलकरंजी में रहते थे, मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, पूना आ गया इंग्लिश मीडियम में। अब प्रॉब्लम है मराठी मीडियम का, लेकिन किसी तरीके से पढ़ाई किया, इंजीनियर बने, यूएस गए, वहां भी हायर स्टडी किया, अच्छी कंपनी में नौकरी मिली, साइंटिस्ट हुए, बहुत सुनहरा भविष्य दिख रहा था। लेकिन तभी जोल्ट आ गया, अनहोनी घट गई। इनके छोटे भाई किसी दुर्घटना में इस संसार से चले गए। माँ उदास रहती थी, इनको अपना भविष्य वहां का छोड़ना पड़ा। पूना आ गए यूएसए से। पूना आए, एक पार्टनर के साथ काम किया, पार्टनर ने धोखा दिया, दूसरी कंपनी एक पार्टनर के साथ खोला और आज अच्छी स्थिति में। किसी को ब्लेम नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। जो रास्ता मिला उस रास्ते पर आगे बढ़े, अपने जीवन को आगे बढ़ाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, कुलदीप जी है, कुलदीप जी कंपनी सेक्रेटरी। पहली बार एग्जाम दिया, फेल कर गए, दूसरी बार एग्जाम दिया, फेल कर गए। अब जब दूसरी बार फेल कर गए तो इन्होंने क्या सोचा कि अब मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम देने वाले हैं। खुद कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, पढ़ाएंगे किनको? जो कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। तीसरे बार एग्जाम दिया, चौथे बार दिया, 8वें बार एग्जाम देने के बाद 8वें बार में कंपनी सेक्रेटरी बने। आप ढूंढेंगे तो ऐसा आपको बहुत कम आदमी मिलेगा जो 8 बार एग्जाम दे करके कंपनी सेक्रेटरी बना, सीएस बना, और आज उनके पास 300 कंपनी। तो इस तरह के हजारों एग्जाम्पल हैं जहां पर कि लोगों ने इस तरह का जोल्ट आया,
लेकिन एक ही फॉर्मूला अपनाया, नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो एक्सक्यूज। मार्टिना नवरातिलोवा का आपने नाम सुना। मार्टिना नवरातिलोवा टेनिस खिलाड़ी थी, लॉन टेनिस। जब उसकी उम्र 50 साल से 1 महीना कम थी तो उसने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। आपको पता है कि लॉन टेनिस में इतने ज्यादा फिजिकल फिटनेस की जरूरत पड़ती है कि लोग 24-25 साल में रिटायर हो जाते हैं। मार्टिना नवरातिलोवा 50 साल 1 महीना कम में ग्रैंड स्लैम जीती। मार्टिना से पूछा, भाई तुम्हारी सफलता का क्या रहस्य है? उसने कहा कि मेरा सबसे बड़ा अपोनेंट, प्रतिद्वंदी, दुश्मन ये 6 इंच है, 6 इंच मेरा दिमाग। उसने कहा कि मैं 15% टाइम खेलती हूँ और 85% टाइम मेरे दिमाग में मेरा खेल होता है, क्योंकि ये दिमाग मुझे कई बार कहता है, जैसे मैंने बॉल तो उधर मार दिया, अब बॉल उधर जाएगा आएगा तो उसमें काफी समय लगता है तो उतने समय में दिमाग में वो खेल खेलती है। दिमाग उसका कई बार बोलता है, नवरातिलोवा 50 साल एज हो रहा है, थोड़ा ध्यान से खेलना, कहीं हड्डी में जर्क न लग जाए। तो नवरातिलोवा अपने आप को मैसेज देती है दिमाग को कि मैं तो एक अनुभवी खिलाड़ी हूँ, और वो आगे बढ़ती है। ब्लेम, कंप्लेन, एक्सक्यूज से दूर रहती है और 50 साल के एज तक उसने गेम खेला। डायना नायड एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल, इसकी कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी लंबी है, मैं आपको छोटा करके सुना रहा हूँ। हर कहानी लंबी है। 30 साल की उम्र से एक समुद्री किनारा इसने तैर करके पार करने की कोशिश की, क्यूबा से फ्लोरिडा तक 157 किलोमीटर का स्ट्रेच। और उसकी खासियत क्या है आप जानते हैं? उसमें शार्क मछली है। शार्क मछली मतलब ऐसी मछली जो आदमी को खा जाती है। और एक और मछली है, वो मछली अगर आपको काट ले तो आपको पैरालिसिस हो जाए। और पानी का बहाव इतना तेज है कि कई जहाज 2 टुकड़े में हो जाते हैं। और 157 किलोमीटर लगातार उसको तैर के पार करना है, तो उसमें 57 घंटा लगता है, मतलब डे नाइट उसको स्विम करना है। डायना नाइट ने 5 बार कोशिश किया, फेल कर गई। 64 साल 64 इयर्स के एज में उसने फिर से मन बनाया कि मैं फिर से कोशिश करूं। अब कोशिश किया। डायना नाइट कहती है कि मैंने कोशिश तो किया, आज 64 इयर्स में कोई कोशिश करेगा क्या? इतना मुश्किल काम नहीं करेगा फिर भी उसने कोशिश किया। तो वो जब तैरती थी ना, तो उसके दिमाग में बार बार उसका दिमाग उसको तंग करता था। कहता था, डायना शार्क आ गई तो, ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो डायना एक ही चीज बोलती थी, फाइंड अ वे, रास्ता निकालो। वो कहती थी आई विल फाइंड अ वे, अपने आप को बोलती थी, ये 6 इंच को, कि मैं रास्ता निकाल दूंगी। ब्लेम, कंप्लेन, एक्सक्यूज से दूर रहती थी और रास्ता निकाल करके वो 64 इयर्स में क्यूबा से फ्लोरिडा की 157 किलोमीटर की चैनल को उसने पार किया। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। सुभाषिनी मिस्त्री 21 साल की उम्र में इनके पति बहुत ज्यादा बीमार हो गए, पैसा तो था नहीं, बचा नहीं पाए। 4 बच्चे, सबसे छोटा बच्चा 4 महीने का। सुभाषिनी मिस्त्री ने यह संकल्प लिया कि मेरा पति बिना इलाज के इस दुनिया से गया है, मैं एक हॉस्पिटल खोलूंगी। वेजिटेबल बेचती थी, खुद का मकान बनाना संभव नहीं था, हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात। लेकिन उसने कुछ ब्लेम, कंप्लेन, एक्सक्यूज के ऊपर दिमाग नहीं लगाया कि सरकार मदद नहीं करती, पब्लिक नहीं मदद करता। वो पैसा बचाती रही, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं खरीदा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सादगी का जीवन जिया। और उसका तीसरा लड़का डॉक्टर बन गया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से एमडी कर गया। और उसने 27 साल में 20-25 हजार रुपया जमा किया सुभाषिनी मिस्त्री ने। जब लोगों को पता चला कि ये एमडी डॉक्टर गांव जा रहा है, तो लोगों ने पता किया, इंक्वायरी किया क्या कारण है। और जब उनको पता चला कि ये सुभाषिनी मिस्त्री ने इस तरह का संकल्प किया है और इतना सेक्रीफाइस किया है, पूरा जीवन लगा दिया, तो लोगों ने हाथ खोल करके दान दिया। और आज वहां पर एक 50 बेड का मल्टी
स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल फॉर पुअर एंड बाय पुअर, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल करके हॉस्पिटल का नाम। तो ऐसे आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाए। माइकल फेल्प्स, इसने ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ा एज ए स्विमर, इसके पास 8 गोल्ड मेडल आया। इसके साथ क्या प्रॉब्लम, इसके साथ जोल्ट क्या आया था कि जब ओलंपिक आने वाला था उसके 2 साल पहले इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा भाई तू पानी में नहीं जा सकता, पानी में गया तो हाथ गल जाएगा। इसने कोई ब्लेम कंप्लेन एक्सक्यूज का सहारा नहीं लिया कि मेरी किस्मत खराब है, हाथ को अभी टूटना था क्या, ओलंपिक को अभी आना था क्या, कुछ नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो एक्सक्यूज। इसने कहा कि ठीक है ना, हाथ फ्रैक्चर हुआ है ना, ये पानी के ऊपर हाथ रखता था और पैर से स्विमिंग करता था, और इससे इसका लाभ ये हुआ कि इसके पैर इतने स्ट्रांग हो गए कि ये 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत पाया, जो कि आज तक किसी तैराक ने नहीं जीते थे। तो ये सारे लोग नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो एक्सक्यूज वाले लोग थे। अब लास्ट में मैं आपको 2 छोटी कहानी सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। बताने के लिए बहुत सारी बातें, 2 छोटी कहानी। रामू पेड़ के नीचे उदास बैठा था, तभी उसका मित्र श्यामू आया, बोला अरे रामू उदास क्यों बैठा है। रामू ने कहा क्या करूं मित्र, आज पिताजी ने बहुत बुरा भला कहा है। श्यामू ने कहा बुरा भला, अरे आज तो तुझे इतने अच्छे अंक आए। रामू ने कहा हाँ अंक तो आए, लेकिन मैथ्स से कम। पिताजी ने कहा अरे रामू तुमको मैं समझाते समझाते थक गया, तू मैथ्स की प्रैक्टिस क्यों नहीं करता, मैथ्स में इतने नंबर कम क्यों आए। देखो ना श्यामू, इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स आए, पिताजी ने इसके लिए मेरी प्रशंसा नहीं की। श्यामू ने कहा अरे इतनी सी बात, मुझे भी मेरे पिताजी ने आज काफी डांटा है मैथ्स के नंबर के लिए, लेकिन मैंने इसे चैलेंज लिया है। मैं पिताजी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और मैंने ये सोचा है, तुम्हें याद है रामू, पिछली बार अंग्रेजी में नंबर कम आए थे तो हम और तुम मिलकर के प्रतिदिन 1 घंटा अंग्रेजी का प्रैक्टिस करते थे, और उस प्रैक्टिस के कारण इस बार अंग्रेजी में अच्छे नंबर आए। हम और तुम अभी मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे और मैथ्स में अच्छे नंबर लाएंगे, और अपने पिताजी को भी खुश करेंगे, खुद भी खुश रहेंगे। रामू ने कहा हाँ श्यामू, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो ये ब्लेम के गेम में फंस गया था, पिताजी को बुरा भला कर रहा था, और मैं तो यहाँ तक सोच रहा था कि बेकार ही पढ़ा, फेल हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। जब बात ही सुनना था तो फेल होकर के बात सुनते। तो आपने देखा बच्चों, रामू ने जैसे ही ब्लेम को छोड़ा, कंस्ट्रक्टिव थॉट आए, और दोनों मिलकर के मैथ्स के प्रैक्टिस किए और काफी आगे बढ़े। इसलिए ब्लेम, कंप्लेन और एक्सक्यूज ये एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में जब तक हम और आप कैद रहेंगे, हमारा ब्रेन पॉजिटिव नहीं सोच पाएगा, सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा, हमें आगे बढ़ाने के रास्ते नहीं दिखाएगा, हमारी एनर्जी को कम करेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लास्ट एक छोटी सी बात बताता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने ध्यानचंद का नाम सुना होगा। ध्यानचंद हॉकी का जादूगर था। ध्यानचंद का ओरिजिनल नाम ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह सूरज की रोशनी में तो हॉकी खेलता ही था, रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में भी खेलता था, और चांद की रोशनी में हॉकी खेलने के कारण उसका नाम हो गया ध्यानचंद। 1936 जर्मनी में मैच हो रहा था और भारत ने 16-1 से जर्मनी को रौंद डाला, और ध्यानचंद ने 15 गोल किए। हिटलर उस दिन स्टेडियम में बैठा था, पिच पर आ गया, मैदान में आ गया, बोला हॉकी तोड़ो इसकी, हॉकी तोड़ो इसके, हॉकी में मैग्नेट होगा, क्योंकि जिस तरीके से हॉकी स्टिक को बॉल में चिपका कर खेलता है, बिना मैग्नेट के संभव नहीं है। हॉकी तोड़ी गई, मैग्नेट नहीं निकला। हिटलर ने ध्यानचंद को रात में अपने कमरे में बुलाया, बोला ध्यानचंद ये हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो। ध्यानचंद ने कहा मैं सेना में हूँ, सूबेदार हूँ। हिटलर ने कहा अरे ध्यानचंद, तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, आज भी सूबेदार के सूबेदार हो, जर्मनी आ जाओ, जर्मनी की तरफ से खेलो, एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। ध्यानचंद ने कहा हिटलर
मैं तो अपने देश के तरफ से ही खेलूंगा। और एक बात उसने और बताई, आप सुनना चाहेंगे? यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ध्यानचंद ने कहा, मिस्टर हिटलर, मैं तो अपने देश के लिए खेलूंगा। और एक बात और सुनो, ये देश की जिम्मेवारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये देश की जिम्मेवारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं देश को आगे बढ़ाऊं। तो विद्यार्थी मित्रों, कई बार क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि आपने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया, अब ये स्कूल की जिम्मेवारी है कि वो आपको बढ़ाएगा। और कभी भी आपको असफलता मिलती है तो आप ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कभी टीचर को, कभी अपने फ्रेंड को, कभी क्वेश्चन पेपर को, कभी आंसर चेक करने वाले को, कभी किसी और को। कभी आप ये सोचते हैं कि आपको पढ़ाने की जिम्मेवारी आपके पेरेंट्स की है, और अगर पेरेंट्स ने कुछ नहीं दिलाया तो आप पेरेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कभी टीचर ने कुछ आपको बोल दिया तो आप सोचते हैं कि टीचर हमें आगे नहीं बढ़ा रहा है, आप टीचर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि भविष्य आपका है, आप ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कार है और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा है, तो विद्यार्थी मित्रों, स्टीयरिंग किसके हाथ में है? जो चला रहा है। और एक्सीलेटर, ब्रेक, गियर, सब तो उसके हाथ में है ना। तो गाड़ी को आगे बढ़ाना, स्पीड में चलाना, कम स्पीड में चलाना, लेफ्ट चलाना, राइट चलाना, ये किसके हाथ में है? जो उसके बाजू में बैठा है उसके हाथ में? जो पीछे बैठा है उसके हाथ में? नहीं, जो स्टीयरिंग पर बैठा है। तो आपकी किस्मत का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, इसका एक्सीलेटर आपके हाथ में है, ब्रेक आपके हाथ में है। अगर आप ब्लेम करेंगे मतलब आप अपने किस्मत को ब्रेक लगा रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, ऐसी रियलिटी, प्रोग्रेसिव रियलिटी सोचेंगे, तो मतलब आप एक्सीलेटर यूज कर रहे हैं। तो अगर भविष्य आपका है और यूज करने की का अधिकार आपका है, तो आप ही यूज करके अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा आपके भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकता है? इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप होता है। इसलिए अगर आपका भाग्य बनता है मतलब आपने बनाया है, भाग्य नहीं बनता है मतलब आपने नहीं बनाया। ठीक है, सपोर्ट आपको मिल सकता है, बट सपोर्ट की एक सीमा होती है। चलना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, सोचना आपको। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ, ब्रेन टैटू, मतलब आप अभी 10 मिनट 15 मिनट ना भी बोलना चाहें तो आज के सेशन में जो ब्रेन टैटू है, मतलब एक लाइन इसमें आपको क्या अच्छा लगा, इससे आपने टेक अवे क्या लिया, एक लाइन, एक वर्ड, कुछ भी आप बताइए।